आ जाइए बेटा, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए सभी लोग, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। Hi dear students, welcome back once again in Intelligence Career Institute. Myself Dr. Indika Badr. Today I am discuss about the topic. I am taking lectures on the topic of the pollen grain. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कैसे pollen grain का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है, फॉर्मेशन होता है pollen grain का। यही pollen grain माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब यही pollen grain को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। pollen grain जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है बेटा किसको? मेल गैमेटोफाइट को। pollen grain रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। क्लियर? ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। अगर हम लोग हिबिस्कस प्लांट को आप देखिए तो आपको टच करिए, लार्ज फ्लावर होते हैं, टच करेंगे तो इस पे आपको येलोविश कलर्ड के पॉलन ग्रेन दिखेंगे, जिसको आप एक पेपर पे ले लीजिए। ठीक, एक पेपर पे लेने के बाद उसको एक कप वाटर में डालिए और आपको देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स येलोविश कलर के आपको दिखेंगे। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो पोलन ग्रेन होते हैं। क्लियर? एक्चुअली में पोलन ग्रेन की साइज़ तो बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब पोलन ग्रेन जो होते हैं, यही पोलन ग्रेन डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट पैटर्न। ठीक, डिफरेंट साइज के होंगे, डिफरेंट शेप के होंगे, डिफरेंट डिज़ाइन के होंगे, डिफरेंट पैटर्न के होते हैं पोलन ग्रेन्स, जिसकी साइज़ होती है 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर के होते हैं। 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। आप देखेंगे बहुत अलग अलग पैटर्न्स होता है, डिफरेंट डिज़ाइन होती है पोलन ग्रेन्स की। डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, आप देखिए इसको, समझ में आएगा आपको कि पोलन ग्रेन जो है अलग अलग तरीके से होते हैं। बात क्लियर यहाँ तक? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए सभी लोग। अगर बात समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये स्फेरिकल भी होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल ही होते हैं। 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर्ड होती है। कितनी लेयर्ड होती है बेटा? 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, 2 लेयर्ड। अब इसकी लेयर हम लोग पढ़ लेते हैं। 2 लेयर्ड होती है। एक होती है बेटा इनर लेयर, एक होती है आउटर लेयर। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये है आउटर लेयर, और ये वाली जो लेयर हम लोग देख रहे हैं ये है बेटा इनर लेयर। क्लियर? आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर जो होती है, और इसी में आउटर लेयर कहीं कहीं एब्सेंट होती है। जहाँ एब्सेंट होती है, जहाँ ये एब्सेंट होती है, इसी को हम लोग कहते हैं जर्मपोर। क्या कहते हैं? जर्मपोर। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मपोर। ये भी अभी सवाल पूछा जाएगा, बताएंगे कि जर्मपोर का फंक्शन क्या होता है। अब ये जो आउटर लेयर है ये बनी होती है
स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन। आउटर लेयर जो होती है बेटा वो होती है एक्साइन, और जो इनर लेयर होती है ये बनी होती है इंटाइन की। इनको बोलते हैं इंटाइन। आउटर लेयर एक्साइन, एक्साइन आउटर, इंटाइन इनर लेयर होती है। क्लियर है? अब देखिए, ये जो एक्साइन आउटर लेयर होती है ये बनी होती है बेटा स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। जो ये इंटाइन होती है ये बनी होती है सेलुलोज प्लस पेक्टिन की। बहुत इंपॉर्टेंट, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है इंटाइन, और एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। यही जो स्पोरोपोलेनिन होती है ये यानी एक्साइन आउटर लेयर है। जाहिर सी बात है आउटर लेयर है तो क्या होगी बेटा? ये हार्ड होती है। क्या होती है? हार्ड होती है। इंटाइन, टाइन में आ गया टी यानी ये होती है थिन। क्या होती है बेटा? थिन होती है। यही इंटाइन जो होती है थिन और कॉन्टिन्यूअस लेयर है। क्या है? थिन और कॉन्टिन्यूअस लेयर है। क्या बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा फिर से पढ़ाऊँ। बताइए भाई, सभी लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए 1 बाय 1। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। जल्दी से बताइए मुझे। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं दोबारा से। हम लोगों ने इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा। अभी 2 लेयर थी, कहीं कहीं पे एब्सेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जर्मपोर। स्पोरोपोलेनिन यानी एब्सेंट होता है। जहाँ पे एब्सेंट होता है वो पॉइंट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं जर्मपोर कहते हैं। और ये जो आउटर लेयर होती है ये बनी होती है एक्साइन की, और अंदर की लेयर जो होती है वो बनी होती है इंटाइन की। ठीक है, एक्साइन आउटर लेयर है। अब यही एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। ये बनी होती है किसकी बेटा? सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की। नोट डाउन करते रहिएगा। ये जो आउटर लेयर है जाहिर सी बात है हार्ड होनी चाहिए, क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? प्रोटेक्शन। ठीक है, और इंटाइन जो होती है ये थिन होती है प्लस कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर। क्लियर है पॉइंट? दूसरी चीज़ देखिए आप, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है वहाँ पे होता है बेटा जर्मपोर। इसी जर्मपोर से जो है निकलता है क्या? पोलन ट्यूब। क्या निकलता है? पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है? पोलन ट्यूब को मेल गैमेट लेके जाता है फीमेल के पास। मैं ये दिखाऊंगा। यहाँ से पोलन ट्यूब निकलती है जर्मपोर से। आपसे पूछा जा सकता है कि जर्मपोर का फंक्शन क्या होता है, तो बताना वहाँ से पोलन ट्यूब निकलती है। क्लियर है? चलिए, यानी हम लोग अब देखिए, यही स्पोरोपोलेनिन की वजह से, यही स्पोरोपोलेनिन हार्ड लेयर होती है, इसी की वजह से नो बैक्टीरिया, नो एसिड, नो एल्कली, नो टेम्परेचर, इसको कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इसको कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। नो एसिड, नो बैक्टीरिया, नो एल्कली, नो टेम्परेचर, यानी इसी वजह से कहते हैं मोस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल है। मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल यही है स्पोरोपोलेनिन। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है प्लांट के अंदर।
अगर एनिमल के अंदर पूछा जाए तो आप बताएंगे इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन द एनिमल। इन प्लांट स्पोरोपोलिन इज द हार्डेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल। नो बैक्टीरिया, नो एसिड, नो अल्कली, नो टेम्परेचर, कोई भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्या बात क्लियर है सभी को? चलिए, उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी। बताइए सभी लोग, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। अब ये भी आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि स्पोरोपोनिन कहाँ पे एब्सेंट होती है तो बताइएगा जो है कहाँ पे, जहाँ पे जर्मोपोर निकलती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यही पोलन ग्रेन। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब यही पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? मैच्योर। जब यही पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाते हैं, ठीक, तो ये 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, आफ्टर मैच्योरेशन एक का नाम होता है वेजिटेटिव सेल, एक का नाम होता है जनरेटिव सेल। कौन सी सेल? जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस हम लोग समझते हैं। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ठीक, वेजिटेटिव सेल जो होती है ये क्या होती है? लार्ज होती है। ठीक, एबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होते हैं। फूड रिजर्व मटेरियल होते हैं। ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक, जनरेटिव सेल जो होती है ये स्मॉल होती है। ठीक है, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल ज़्यादा नहीं होते हैं। क्लियर है? जनरेटिव सेल जब डिवाइड करती है माइटोटिकली तो 2 मेल गैमेट बनाती है। ये भी सवाल पूछा जाएगा। कितने मेल गैमेट? 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। क्या बात क्लियर है सभी को? जल्दी बताइए। एबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यहाँ पे हम लोग देखें लार्ज न्यूक्लियस। यहाँ पे भी स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है। कैसा न्यूक्लियस होता है? स्पिंडल शेप न्यूक्लियस। अब बताइए जो है जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल में 2 चीज़ें हैं। वेजिटेटिव सेल अगर बड़ी है और जनरेटिव सेल अगर छोटी है तो बड़ा छोटे को गोद में लेता है या छोटा बड़े को? बड़ा छोटे को ना, तो बड़ा अपनी गोद में जो है छोटे को खिलाता है। तो मानो ऐसा लगता है कि वेजिटेटिव सेल ने जनरेटिव सेल को गोद में ले लिया है अपनी, वो फ्लोट्स करते हैं। यानी जनरेटिव सेल फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के अंदर, क्योंकि वेजिटेटिव सेल क्या होती है? बड़ी होती है, तो बड़ा गोद में बच्चे को लेता है। तो मानो ऐसा लगता है कि वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल को अपनी गोद में आगोश में खिला रही है। क्लियर है? बताइए भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए अगर सही हो तो। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। चलिए, अब अगर हम लोग देखें 2 चीज़ें,
60% केसेस में बेटा जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये 2 सेल्ड स्टेज में होते हैं, ठीक। 60%, ये सवाल याद रखना, इन 60% पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में होते हैं। कितने स्टेज में? 2 सेल्ड स्टेज में, ठीक है ना। और 40% क्या होते हैं बेटा? 3 सेल्ड स्टेज में। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पॉलन एलर्जी। क्लियर है? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलन ग्रेन से क्या क्या दिक्कतें होती हैं। एलर्जीज हम लोग पढ़ते हैं पॉलन ग्रेन से। ये डायफ्राम, क्लियर है? बात समझते चलिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, जो 16 से 20 नंबर में होते हैं। और ये जो है हमारा लंग्स है, और इसके अंदर भी अगर हम लोग देखें ये हार्ट होता है। इसके अंदर, इसके बीच में क्या होता है? हार्ट। तो पॉलन जो होते हैं ये स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज साइज दोनों के होते हैं, ठीक है। अगर पॉलन ग्रेन का साइज 2 माइक्रोमीटर है डायमीटर या इससे कम है तो ये हार्मफुल, वेरी हार्मफुल। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जब हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं तो रिस्पायरेशन से ये हमारी ट्रैकिया को क्रॉस कर जाते हैं। ट्रैकिया को क्रॉस करके ये जो है इंटर कर जाते हैं हमारे लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। जब लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं तो ये इन्फ्लेमेशंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन आ जाना। जब इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं और इसकी वाल पे भी इन्फ्लेमेशंस होने लगते हैं तो ये थोड़ा सा स्वेलन हो जाती है, ठीक। जब ये पाइप स्वेलन हो जाती है तो रिस्पायरेटरी पैसेज क्या होने लगता है? धीरे धीरे कम, ये नैरोविंग होने लगती है। नैरोविंग जब होने लगती है तो रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम आने लगती है, यानी सांस फूलने लगती है, यानी हम लोग कहें डिस्निया होने लगता है, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन रिस्पायरेशन होने लगता है, ठीक है ना। डिस्निया का मतलब डिफ़िकल्टी इन रिस्पायरेशन, ठीक है। डिस्निया होने लगता है यानी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम आने लगती है, हम सांस सही से नहीं ले पाते हैं, नैरोविंग हो जाती है एयर पैसेज में, ठीक है। लेकिन अगर साइज़ इसकी 4 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर है तो ये हमारे नोज़ में ही रह जाता है। कहाँ? नोज़ में। इसी वजह से नोज़ में नेचर ने हेयर बनाए थे, हेयर, नॉट एयर, हेयर बनाए थे, ठीक है। ये हेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, इनको यहीं पे वो फिल्टर कर लेते हैं, इनको जो है लोअर रिस्पायरेटरी पैसेज में नहीं जाने देते हैं। क्लियर है? तो हमें इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, पॉलन एलर्जीज़ नहीं होती हैं। अगर पॉलन एलर्जीज़ है यानी ईओसिनोफिलिया आपको हो गया है, आपकी ईओसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शंस में बढ़ जाते हैं तो वो बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन्फ्लेमेशंस हो जाता है, मास्ट सेल रिलीज़ करते हैं हिस्टामिन, हेपेरिन, सीरोटोनिन, मास्ट सेल से रिलीज़ होता है। ये हमारे जो है ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा अगर आप लोग चेक कराएं। जो ईओसिनोफिल्स होते हैं 2 to 3%, 2 to 6% अप्रॉक्सीमेट ये होते हैं, तो इनका लेवल 8% होगा, 13% होंगे, किसी में 20% होते हैं। ये पॉलन एलर्जीज़ होती हैं, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को हमेशा एलर्जीज़ होती है तो उन लोगों को प्लेस बदलना पड़ जाता है, इवन कभी कभी घर भी बदलना पड़ जाता है, तब भी ये एलर्जीज़ ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो प्लेस या किसी भी प्लेस पे आप अगर जाएं और जाते ही आपने छींक दिया, वहाँ स्नीजिंग कर दिया, तो समझ जाइए 1 मिनट में कम से कम 5 से 10 बार छींकें तो आप समझ जाइए आपको एलर्जी है, ठीक है ना। एलर्जीज़ हमें डैंड्रफ से हो सकती है, हमें जो है एयर पार्टिकल से हो सकती है, स्मोक से हो सकती है, पॉलन एलर्जीज़ हो सकती हैं, अलग अलग पार्टिकल से एलर्जीज़ होती है लोगों को,
ठीक है, गर्द व गुबार से हो सकती है एलर्जीज़। ठीक है, तो ये एलर्जीज़ जो है हमें एंटी हिस्टामिनिक लेना पड़ता है, लियोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन। ठीक है, ये सब दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं हम लोगों को। और यहाँ पे पॉलन एलर्जीज़ की हम लोग बात कर रहे थे, तो पॉलन एलर्जीज़ में ये सवाल आ चुका है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे ब्रोंकाइटिस हो सकती है। ठीक है ना, और एस्थमा हो सकता है। एस्थमा वाले पेशेंट में भी देखा होगा आपने, एस्थमा यानी सांस फूलने लगती, जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। ब्रोंकाइटिस हो सकती है। ठीक है, ब्रोंकियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और इसमें अगर हम लोग देखें पार्थिनियम कैरेट ग्रास, पार्थिनियम क्या है बेटा? कैरेट ग्रास है। ये खतरनाक जो है, ये वीट से इंपोर्ट हुआ था, वीट के थ्रू जो है इंडिया में आया था। कैरेट ग्रास बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इससे पॉलन एलर्जीज होती है लोगों को, पार्थिनियम से। क्लियर है बेटा? सभी को जल्दी बताएं मुझे, पॉलन एलर्जीज जो है, ठीक है, वीट के साथ ये इंपोर्ट हो गई थी हमारे यहाँ। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। चलिए अब हम थोड़ा सा पॉइंट और डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग ने देखा था बेटा, पढ़ा था कि अब ये पॉलन जो होते हैं, पॉलन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जब इसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने देखा कि ये जो है एनर्जेटिक हैं, तो एनर्जी इनके अंदर जब ज़्यादा होती है तो उन्होंने क्या किया, जो है इसके टेबलेट्स बनाना शुरू हुए। तो पॉलन के टेबलेट भी आना शुरू हो गए। वो हॉर्स राइडिंग करते थे तो हॉर्स को खिलाते थे, ये सिरप के फॉर्म में आने लगे, वो पिलाते थे। ठीक है ना, इससे क्या होता था, उनके जो एथलीट्स यानी जो घोड़े थे, हॉर्स राइडिंग थे, हॉर्स थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे, बहुत मजबूत हो गए थे। तो फिर इंसानों में पॉलन टैबलेट, पॉलन सिरप्स आने लगे। ठीक है, अब वाइबिलिटी देखते हैं। पॉलन की वाइबिलिटी जो है डिपेंड करती है दो बातों पे। पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी, यानी सर्वाइवनेस डिपेंड करती है दो बातों पे। एक तो डिपेंड करती है बेटा टेम्परेचर पे, दूसरी डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी पे। किस पे? टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। क्लियर? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे बेटा और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर की हम लोग बात करें, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाइबिलिटी कम होगी, ह्यूमिडिटी भी अगर ज़्यादा है तो वाइबिलिटी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर ज़्यादा तो वाइबिलिटी, टेम्परेचर कम तो वाइबिलिटी ज़्यादा। तो अब यहाँ पे नेचर ने दो तरीके के जो है वो बनाए थे। ठीक है, दो तरीके के थे। एक जो है प्लांट, एक वीट होता है, वीट और राइस। वीट और राइस की अगर हम लोग बात करें तो जो वीट होता है और राइस, ये प्लांट जो है बहुत पास पास होते हैं। कहाँ होते हैं? बहुत पास पास। ठीक है, तो नेचर ने भी उसी हिसाब से वाइबिलिटी का टाइम रखा कि भाई मेल फीमेल तो बहुत पास पास हैं, तो जाने में भी समय क्या लगेगा? बहुत कम। जब पास पास हैं, जाने में समय लगेगा कम, तो वाइबिलिटी इसकी बहुत कम रखी। ठीक है, वाइबिलिटी इनकी जो है बहुत कम रखी, क्योंकि प्लांट कहाँ थे? पास पास, तो वाइबिलिटी एक दिन की रखी थी। ठीक है, वाइबिलिटी 30 मिनट्स की थी। कितने की थी बेटा? 30 मिनट्स, नॉट डे, 30 मिनट्स की वाइबिलिटी रखी थी कि ये लोग जैसे ही रिलीज़ हों 30 मिनट इनके अंदर टाइम है। क्योंकि आपने अगर देखा हो वीट और राइस की खेती, आजकल तो मौसम है राइस का, तो राइस बहुत ज़्यादा जो है लोग लगा रहे हैं प्लांट, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इनकी वाइबिलिटी जो है 30 मिनट्स रखी थी, क्योंकि नेचर को पता था हवाएं चली, थोड़ा सा ऐसे ऐसे हुए ये लोग, तो मेल फीमेल एक दूसरे के पास पहुंच सकते हैं। तो वाइबिलिटी कहाँ रखी थी? 30 मिनट्स रखी थी। और कुछ प्लांट होते हैं जिनको, जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लांट यहाँ हैं तो कुछ बहुत दूर हैं। ठीक है,
इसमें वायबिलिटी नेचर ने कहा कि जाने में समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि नेचर हमेशा इंसाफ करता है लोगों के साथ। तो नेचर को पता था कि जाने में समय ज़्यादा लगेगा, तो इसकी वायबिलिटी 30 डेज़ रखी थी। 30 डेज़ का मतलब 1 मंथ, ठीक है। और कौन कौन सी स्पीशीज़ थी जिसका नाम था बेटा सरल, याद रखिएगा सरल, ठीक है ना। सोलेनेसी, रोसेसी एंड लीग्यूमिनेसी, ये फैमिली थी, सरल याद रखिएगा, ठीक है। सोलेनेसी, रोसेसी, लीग्यूमिनेसी, सरल से याद रखिएगा, ठीक। इसकी वायबिलिटी 30 डेज़ रखी थी नेचर ने, ठीक है। वीट और राइस की वायबिलिटी 30 मिनट्स और सरल सोलेनेसी, रोसेसी, लीग्यूमिनेसी की वायबिलिटी 30 डेज़ यानी विद इन मंथ, 1 मंथ रखी थी। और नेचर ने क्या किया कि आर्टिफिशियल आप फर्टिलाइजेशंस करा सकते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा सकते हैं। अगर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराना है तो आप पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं या स्पर्म को आप स्टोर कर सकते हैं। इसको स्टोर कर सकते हैं आप सीड बैंक में, ठीक। ये बेटा टेम्परेचर चाहिए -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन पे। ये सवाल पूछा जा चुका है, पिछली बार आया था सन 2018 नीट, ठीक। और स्पोरोपोलेनिन वाला भी सवाल आ चुका है, पिछली बार सन 2017 में आया था, सन 2019 में भी आया। तो ये सब सवाल बार बार आते हैं। ये भी सवाल आ चुका है कि जब जेनरेटिव सेल को डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, 1 मेल गैमेट या 2 मेल गैमेट, तो 2 मेल गैमेट बनता है, ठीक है। जर्मोपोर से क्या निकलता है, पोलन ट्यूब निकलती है। ये सब सवाल आ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, पोलन ग्रेन इस जो है अब ये आता है बेटा इन सीटू कंजर्वेशन, ये भी सवाल आ चुका है। ये किस कंजर्वेशन में आते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। एक इन सीटू कंजर्वेशन होता है, एक इन सीटू कंजर्वेशन में होता है। ये हम डिटेल पढ़ाएंगे इकोलॉजी में, ये 12th का पार्ट लास्ट पोर्शन है, ठीक है ना। इन सीटू कंजर्वेशन में आता है, हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री पे इसको हम लोग स्टोर करते हैं, स्पर्म को स्टोर करते हैं, सीड बैंक, ये सब, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन में और क्या क्या आता है, जेब्रा, जूलॉजिकल पार्क आते हैं, बॉटनिकल गार्डन आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। क्लियर है, चलिए इतना ही रखते हैं बेटा। मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ पॉइंट सभी को क्लियर होंगे, ठीक है।